स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। देखिए लास्ट टाइम जो है हमने पीएमएमसी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज देखते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इन चल कुंडली यंत्र का जो दूसरा टाइप होता है वो होता है अपने पास इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत गतिज प्रकार के यंत्र। सेकंड है अपने पास इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट, विद्युत गतिज यंत्र। देखिए ये भी अपने पास क्या है, मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है, यानी कि चल कुंडली यंत्र है। तो पहले हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स संरचना। अब देखिएगा कि यहाँ क्या होता है अपने पास, इसमें दो कॉइल होती हैं। विद्युत गतिज प्रकार के यंत्र में दो कॉइल होती हैं, एक होती है फिक्स कॉइल और एक होती है अपने पास मूविंग कॉइल। अब देखिएगा मूविंग कॉइल जो है ये अपने पास क्या है, लाइट वेट होने के लिए इसे पतले तार का बनाया जाता है, यानी कि पतले तांबे के तार से बनाया जाता है, ताकि अपने पास इसका वजन कम हो। और वजन कम होगा तो बलागुण जो भार अनुपात है वो कम होगा, जिसके कारण सेंसिटिविटी क्या, यानी कि सुग्राह्यता क्या होगी, अधिक होगी। फिक्स कॉइल जो है अपने पास ये मोटे तार की बनाई जाती है, थिक वायर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोड करंट कैरी कर सके, इसलिए अपने पास मोटे तार की बनाई जाती है। और इसे दो भागों में बांटा जाता है, दो बराबर भागों में बांटा जाता है, ताकि अपने पास क्या है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हो, यानी कि अपने पास जो फ्लक्स का जो वितरण हो मूविंग कॉइल के लिए वो क्या हो, बराबर हो। क्लियर चीज, ठीक है। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों में दो कुंडली होती हैं, एक होती है मूविंग कॉइल, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे चल कुंडली। सेकंड फिक्स्ड कॉइल, जिसे हम बोलेंगे स्थिर कुंडली, ठीक है। अब मूविंग कॉइल के बारे में लिखते हैं कि मूविंग कॉइल जो है वो अपने पास क्या है, पतले तांबे के तार की बनाई जाती है। पतले तांबे के तार की इसलिए बनाई जाती है ताकि अपने पास क्या है, बलागुण भार अनुपात का मान ज्यादा हो, जिसके कारण सुग्राह्यता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं किसके बारे में, मूविंग कॉइल के बारे में। मूविंग कॉइल यानी कि चल कुंडली, ठीक है। चल कुंडली पतले तांबे की तार, की बनाई जाती है, जिससे कि बलागुण भार अनुपात, टॉर्क वेट रेशियो बोलते हैं इसे, का मान अधिक हो। और बलागुण भार अनुपात का मान अधिक होगा तो सुग्राह्यता क्या होगी, अधिक होगी, यानी कि अपने पास कम से कम वैल्यू के लिए भी डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। क्लियर चीज। तो अब देखिएगा मूविंग कॉइल की बात हो गई। अब यहाँ अपने पास है फिक्स कॉइल की बात करें। फिक्स कॉइल जो है अपने पास क्या है, मोटे तांबे की तार की बनाई जाती है और इसे दो भागों में विभक्त किया जाता है। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जो विद्युत गतिज प्रकार के यंत्र है उसमें कौन सी कुंडली को दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा मूविंग कॉइल जो है अपने पास, अपने पास क्या होगा, पतले तांबे की तार की बनाई जाती है ताकि बलागुण भार का अनुपात क्या हो, ज्यादा हो। और बलागुण भार अनुपात का मान ज्यादा होगा तो अपने पास सुग्राह्यता का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बात करते हैं फिक्स कॉइल की। फिक्स कॉइल को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है, दो बराबर भागों में बांटा जाता है। देखिएगा फिक्स कॉइल
फिक्स कॉइल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है। ठीक है। और फिक्स कॉइल जो है वो किस तार की बनाई जाती है? फिक्स कॉइल जो है वो अपने पास मोटे तार की बनाई जाती है। फिक्स कॉइल, फिक्स्ड कॉइल मोटे तार की बनाई जाती है। ठीक है। यानी कि फिक्स कॉइल जो होगी वो किसकी बनाई जाएगी? मोटे तार की। अब देखिएगा यहां से ये फिक्स कॉइल है, इसका करंट यहां गया, ये करंट अपने पास यहां से घूमकर कहां पर आ गया? मूविंग कॉइल में। तो मूविंग कॉइल में अपने पास करंट आया, तो ये दोनों कॉइल किस में जुड़ी होती है? सीरीज में जुड़ी होती है। यानी फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल दोनों को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिएगा फिक्स्ड कॉइल तथा मूविंग कॉइल दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है। यानी कि फिक्स कॉइल है और मूविंग कॉइल है, दोनों जो कनेक्ट होंगी वो किस में होंगी? सीरीज में कनेक्ट होंगी। क्लियर चीज? तो देखिएगा कंस्ट्रक्शन जो है अपने पास इन दोनों की कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद देखिएगा हमने जो यूज की है नियंत्रण के लिए, वो यूज की है अपने पास फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। ठीक है। लिखिएगा नियंत्रण बलाघूर्ण के लिए, नियंत्रण बलाघूर्ण के लिए, नियंत्रण बलाघूर्ण के लिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। इनकी जो स्प्रिंग होगी वो कौन सी होगी? फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग होगी। ठीक है। क्लियर चीज? अब देखिएगा नियंत्रण जो बलाघूर्ण स्प्रिंग है वो दो कार्य करती है। विद्युत गतिज यंत्रों में नियंत्रक जो स्प्रिंग है वो दो कार्य करती है। एक तो नियंत्रक बलाघूर्ण प्रदान करती है, दूसरा अपने पास के धारा को एक रास्ता प्रदान करती है। क्लियर चीज? ठीक है। नियंत्रक स्प्रिंग दो कार्य करती है। पहला नियंत्रक बलाघूर्ण प्रदान करती है, दूसरा जो कार्य होता है, ठीक है, वो कार्य होता है अपने पास धारा को एक पथ प्रदान करती है। ठीक है। यानी कि अपने पास करंट को एक पाथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है। ये नियंत्रक स्प्रिंग हो गई अपने पास। कंट्रोलिंग टॉर्क आ गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया। ठीक है। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तब बताएंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डीसी के लिए क्या होगा और एसी के लिए क्या होगा। अब देखिएगा कि यहाँ जो अपने पास यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत गतिज यंत्रों में विद्युत चुंबक का उपयोग। अब देखिएगा कि विद्युत गतिज जो यंत्र है इनमें अपने पास विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, और विद्युत चुंबक जो अपने पास होते हैं वो क्या होते हैं? वीक मैग्नेट होते हैं। कैसे होते हैं? वीक मैग्नेट होते हैं। तो इसलिए यहाँ जो डैम्पिंग यूज होगी वो यूज होगी कौन सी? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का जो दूसरा नाम था वो था पैन्यूमेटिकली डैम्पिंग। क्लियर चीज? या न्यूमेटिकली डैम्पिंग बोला जाता है। लिखिएगा विद्युत गतिज यंत्रों में चुंबकीय क्षेत्र 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। यह एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसलिए वायु घर्षण यानी कि एयर फ्रिक्शन
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यानी कि अवमंदन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रीजन पता चला कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्यों उपयोग में ले रहे हैं हम। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसलिए उपयोग में ली जा रही है क्योंकि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने पास वीक है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने पास क्या यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। अगर एडी करंट डैम्पिंग यहाँ यूज की जाएगी तो जो अपने पास एडी करंट के कारण जो होगा अपने पास, क्योंकि एडी करंट भी क्या है अपने पास, वो वीक मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा अपने पास, यहाँ जब टॉर्क आएगा तो वो अपने पास जो वैल्यू आएगी अपने पास इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट से, वो क्या आएगी अपने पास जो है रॉन्ग रीडिंग आएगी। इसलिए अपने पास जो यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। किसके लिए, वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्लियर चीज, नोट कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ अपने पास बात हो गई किसके बारे में, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में बात हो गई। ठीक है, इन तीनों टॉर्क के बाद अब बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ जो है विद्युत गतिज प्रकार के यंत्र जो है अपने पास, यहाँ मूविंग कॉइल पे जो अपने पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, फिक्स कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता। यही रीजन होता है कि जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट है इनके द्वारा एसी और डीसी दोनों को मापा जा सकता है। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों द्वारा एसी तथा डीसी दोनों को मापा जा सकता है। एसी तथा डीसी दोनों को मापा जा सकता है। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा टॉर्क इक्वेशन इनकी बलागुण समीकरण। ठीक है, जो विक्षेपण बलागुण होगा टीडी, ठीक है, वो अपने पास किसके बराबर होगा, आईएफसी फिक्स कॉइल का करंट, आईएमसी मूविंग कॉइल का करंट, डीएम अपॉन डी थीटा, इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा दोनों कॉइल के बीच में। ये टॉर्क किसके लिए होगा, डीसी के लिए। ठीक है, और यदि एसी की बात करें तो ये होगा अपने पास आईएफसी आईएमसी कॉस थीटा डीएम अपॉन डी थीटा। ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ अपने पास देखना है अपने पास कि भी एसी एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसको थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा या कॉस फाई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा जनरल सी बात है जो हम लिख लेते हैं अपने पास क्या है, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो आप, डीसी एप्लीकेशन ले लो या एसी एप्लीकेशन। अगर एसी एप्लीकेशन लेंगे तो ये वाला जो टॉर्क यूज कर लेंगे, और डीसी लेते हैं तो ये अपने पास। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ जो अपने पास इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, चाहे डीसी की अपने पास एवरेज वैल्यू मापी जाए या फिर अपने पास एसी की आरएमएस वैल्यू मापी जाए, तो दोनों के लिए सेम डिफ्लेक्शन आएगा, कहने का मतलब है 5 एम्पियर एवरेज वैल्यू हो या 5 एम्पियर अपने पास कौन सी हो, आरएमएस वैल्यू, दोनों के लिए सेम डिफ्लेक्शन आएगा। किसमें, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है अपने पास डीसी के लिए अपने पास कैलिब्रेट किए जाते हैं और एसी पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो जो अपने पास इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट है इन्हें ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। क्लियर चीज, नोट कीजिएगा पॉइंट। विद्युत गतिज यंत्रों को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि स्थानांतरण उपकरण भी कहा जाता है, क्लियर चीज। ठीक है, रीजन समझ में आया आपको। रीजन ये है
कि डीसी के लिए कैलिब्रेट किए जाते हैं और एसी के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ अपने पास जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये भी अपने पास डीसी और एसी के लिए सेम स्केल पर यूज किए जाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। सेकंड ये देखिएगा कि जो विद्युत गतिज प्रकार के यंत्र है इनका उपयोग आसांकन यानी कि कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है लेबोरेटरी में, इसीलिए इनकी एक्यूरेसी जो है अपने पास क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, तो विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों की एक्यूरेसी यानी कि यथार्थता अधिक होती है। विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों की यथार्थता का मतलब एक्यूरेसी अधिक होती है, क्लियर चीज? ठीक है, तो ये पॉइंट थे रिलेटेड किससे? इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट से। अब देखिएगा कि यहाँ जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम डीसी एप्लीकेशन के लिए देख रहे हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क जो मिलेगा मुझे स्प्रिंग से मिलेगा। किससे मिलेगा? स्प्रिंग से मिलेगा। तो स्प्रिंग से मिलेगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी बराबर क्या होगा? के थीटा होगा। क्या होगा? के थीटा होगा। क्लियर चीज? तो नियंत्रक बलागुण जो होगा स्प्रिंग से मिलेगा, नियंत्रक बलागुण, ठीक है, ये होगा टीसी बराबर क्या होगा? के थीटा। ठीक है, संतुल यानी बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? संतुलित अवस्था में ठीक है, दोनों बलागुण बराबर होंगे टीसी और टीडी। ठीक है, दोनों को बराबर कर देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा टीसी जो है मेरे पास वो किसके बराबर है? के थीटा के बराबर। ये होगा आईएमसी डीएम अपॉन डी थीटा। और देखिएगा आईएफसी और आईएमसी दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या ले लेते हैं? आई। ये क्या होगा? के थीटा। आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, डीएम अपॉन डी थीटा। तो यहां से थीटा जो आ जाएगा वो हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन के डीएम अपॉन डी थीटा। तो यहां से जो थीटा है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आया किसके? आई स्क्वायर। क्लियर चीज? अब देखिए आई की वैल्यू अगर मैं 1 डिग्री रखूं, 1 एम्पियर रखूं, तो थीटा बराबर क्या आएगा? 1 डिग्री। लेकिन आई बराबर क्या रखूं? 2 एम्पियर। तो ठीक है, थीटा बराबर कितना आएगा? 4 डिग्री। आई बराबर मैंने 3 एम्पियर रखा, तो थीटा बराबर आएगा 9 डिग्री। क्लियर चीज? तो यहाँ जो स्केल होगा वो कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। कैसा होगा? नॉन लीनियर, यानी कि विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों का पैमाना आरेखीय होता है। कैसा होता है? आरेखीय होता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों का पैमाना आरेखीय होता है। ठीक, क्लियर चीज? नोट कीजिए, आरेखीय को बोलते हैं नॉन लीनियर। क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर। क्लियर चीज? ठीक, अब देखिएगा कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है? विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों की जो एप्लीकेशन है कहाँ यूज की जाती है? लेबोरेटरी में, यानी प्रयोगशालाओं में जो उपयोग किया जाता है वो विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी यथार्थता क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर चीज? उपयोग लिखिएगा इसका, विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों का उपयोग प्रयोगशालाओं में आसांकन को बोलते हैं कैलिब्रेशन में किया जाता है। ठीक है, क्लियर चीज? अब देखिएगा विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों से एसी और डीसी दोनों को मापा जा सकता है, ये बात क्लियर है। लेकिन क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जो है इसके द्वारा 15 हर्ट्ज से लेके
1000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, यानी कि 15 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के एसी करंट को मापा जा सकता है, एसी वोल्टेज हो या एसी करंट। इसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी को हाई किया जाता है तो अपने पास क्या करना होता है, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम एसिस्टिक मूवमेंट का यूज करते हैं। एसिस्टिक मूवमेंट क्या होता है उसे देखते हैं हम, फर्स्ट ये नोट कीजिए। तो देखिएगा कि ये जो विद्युत गतिज प्रकार के यंत्र हैं, यहाँ अपने पास इनका जो पैमाना है वो कैसा होता है, एरेखीय होता है। एरेखीय का मतलब यानी कि नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब हो गया एरेखीय। क्लियर चीज। अब देखिएगा कि जो विद्युत गतिज प्रकार के यंत्र हैं इनका जो उपयोग किया जाता है, अगर एसी करंट की बात करें तो इनके द्वारा जो मापा जा सकता है 15 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को मापा जा सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा पॉइंट। विद्युत गतिज प्रकार के यंत्रों द्वारा 15 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के एसी करंट, एसी धारा को मापा जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इससे अधिक आवृत्ति को मापने के लिए हम जो यूज करते हैं एसिस्टिक मूवमेंट का उपयोग करते हैं। किसका, एसिस्टिक मूवमेंट का। ठीक है, लिखिएगा अधिक आवृत्ति की एसी धारा को मापने हेतु एसिस्टिक मूवमेंट का उपयोग किया जाता है, अब देखिएगा एसिस्टिक मूवमेंट क्या होता है। एसिस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो अपने पास जो स्पिंडल होती है, इस स्पिंडल पर अपने पास क्या है, दो मूविंग कॉइल यूज की जाती है इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ एक में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाती है और एक में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दोनों का जब टोटल करेंगे तो एक इफेक्ट जो है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी यूज की जा सकती है, यानी कि एसिस्टिक मूवमेंट के द्वारा आप कहां तक फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो, 10 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो। क्लियर चीज। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अपने पास। एसिस्टिक मूवमेंट जो है स्टैटिक, जो स्ट्रे फील्ड इफेक्ट है उसके जो स्ट्रे फील्ड इफेक्ट के कारण जो एरर होती है उसको रिमूव करता है। क्लियर चीज। ठीक है, तो ये था अपने पास एसिस्टिक मूवमेंट, इनकी रेंज बढ़ाने के लिए, फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट अपने पास ये आता है कि जो विद्युत गतिज प्रकार के यंत्र हैं ये कौन कौन से होते हैं, यानी कि एमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है और वाटमीटर होता है। जनरली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाता है कि वाटमीटर किस प्रकार का यंत्र है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर यानी कि विद्युत गतिज प्रकार का यंत्र है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो होता है अपने पास वोल्टमीटर भी होता है, एमीटर भी होता है और वाटमीटर भी होता है। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा कि जो अपने पास इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमने जो क्या क्या पढ़ा, क्या क्या विशेषता है, तो समरी देख लीजिएगा कि यहाँ इसमें दो कॉइल होती हैं, एक फिक्स कॉइल होती है और एक क्या होती है, मूविंग कॉइल होती है। ठीक है, फिक्स कॉइल जो होती है अपने पास मोटे तार की बनी होती है, दो भागों में विभक्त होती है। मूविंग कॉइल जो होती है पतले तार की बनी होती है। क्लियर चीज। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड जो है अपने पास कंट्रोल स्प्रिंग फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है। जो पॉइंटर है वो अपने पास एल्युमिनियम का बना होता है। स्केल जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं इसलिए एक्यूरेसी हाई होती है। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है इन्हें। और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है, फ्रीक्वेंसी जो एसी करंट है उसकी 15 हर्ट्ज से लेकर 1000 हर्ट्ज तक होती है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर अगर आपको एसी करंट या फिर वोल्टेज मापना है तो उसके लिए हम एसिस्टिक मूवमेंट का यूज करते हैं। एसिस्टिक मूवमेंट क्या करता है अपने पास, इसमें स्पिंडल पर दो मूविंग कॉइल दी जाती है, दो मूविंग कॉइल लपेटी जाती है।
यानी कि मूविंग कॉइल को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है स्टेप फील्ड लॉसेस है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी कहां तक इंक्रीज की जा सकती है, 10 किलोहर्ट्ज तक यूज की जा सकती है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है, इसे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, एसी डीसी दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। क्लियर चीज? तो ये था अपने पास क्या, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट सेक्शन में जो हम देखेंगे वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ओके, थैंक यू।